यूक्रेन से जारी जंग के बीच बताया गया कि पुतिन अपनी सेना में रिटायर हो चुके हैं और जो फौजी हैं, भाड़े के लड़ाके हैं, उन्हें भर्ती कर रहे हैं जिनको जंग के मैदान में उतारा जा सकता है। रूस पर यह बहुत बड़ा दावा पश्चिमी मीडिया ने किया है, जिनके मुताबिक 60 साल के ऊपर के फौजियों को भी सेना में शामिल किया जा रहा है। रूसी सेना टैंक कमांडरों और स्नाइपर की भर्ती पर जोर दे रही है और साथ ही ऐसे लड़ाकों की भर्ती भी कर रही जो पैसे के लिए युद्ध के मैदान में जाने को तैयार हो, यानी भाड़े के लड़ाके। यूक्रेन से करीब 1.5 महीने से जारी जंग में रूस की सेना ने भले ही यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन उसके भी कई सैनिकों और जनरल की जान चली गई। नेटो का दावा है कि यूक्रेन से युद्ध में 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक ये संख्या 18,000 से भी ज्यादा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पुतिन ने उनकी कमी को पूरा करने के लिए रिटायर्ड फौजी और भाड़े के लड़ाकों की भर्ती का प्लान बनाया। यही नहीं, खबर है कि रूस की तरफ से पहले ही 60,000 से ज्यादा लड़ाके मैदान में मोर्चा संभाल चुके हैं। हालांकि इन लड़ाकों को लेकर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उन्हें लड़ाई का अनुभव नहीं है और इनमें कई की उम्र तो 18 से 27 साल के बीच बताई जा रही है। इनमें सीरिया के भाड़े के सैनिक भी शामिल हैं, जिनको हर महीने $1,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 75,000 दिए जाएंगे, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में गोला बारूद ढोने में किया जाएगा। रूस ने जंग में उसकी नाक में दम करने वाले यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन की लोकेशन मिलते ही आसमान को चीरती हुई रूस की एक मिसाइल ने उड़ान भरी और उसने अपने निशाने पर सटीक वार किया, जिसने यूक्रेन के ड्रोन के साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को निशाना बनाया। एक जगह पर तो रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के मजबूत लोहे के टैंक में छेद कर दिया। बताया गया हमला होते ही यूक्रेन के सैनिक उसे छोड़कर जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, जिसके बाद उस पर रूस की फौज ने कब्जा कर लिया। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी ने गैस संकट के मामले में रूस के आगे सरेंडर कर दिया। उसने साफ किया कि रूस से गैस की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। और ये बात कही जर्मनी के वित्त मंत्री ने, क्योंकि इससे जर्मनी में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। At the moment, it's not possible. एक तरफ रूस पहले ही गैस का पैसा अपनी करेंसी रूबल में लेने की बात कह चुका है, तो दूसरी ओर यूके और यूक्रेन समेत कई देशों ने जर्मनी पर ये दबाव बढ़ा दिया कि वो रूस से गैस और तेल लेना तुरंत बंद कर दे। लेकिन जर्मनी का साफ कहना है कि इससे ज्यादा असर रूस के बजाय यूरोपियन यूनियन के देशों पर ही पड़ेगा। जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। जर्मनी ने यह साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन का काम रूस से गैस खरीदे बिना नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन लगातार अपील कर रहा है कि मित्र देश और खास तौर से यूरोपियन देश रूस के साथ गैस का सौदा न करें, लेकिन जर्मनी के वक्तव्य से साफ हो गया है कि व्यापार को लेकर के जर्मनी दूसरा रुख अपना रहा है। हालांकि जर्मनी ने पश्चिमी देशों को भरोसा दिया कि वो भविष्य में रूस से गैस और तेल की निर्भरता कम करेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक रूस के तेल और गैस पर टिकी हुई है। वो जितनी गैस आयात करता है उसका 55% हिस्सा रूस से ही मिलता है। इसी तरह 35% तेल और 45% कोल पुतिन सरकार ही देती है। जर्मनी के बैंकों ने भी आशंका जताई है कि अगर रूस से तेल और गैस नहीं लिया गया तो जर्मनी में मंदी आ सकती है। इसी वजह से जर्मनी को यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के आगे घुटने टेकने पड़े। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधी देशों के खिलाफ एक नई चाल चल दी है। प्रतिबंधों पर रूस का रवैया अब भी नरम नहीं पड़ा है। इस बार पुतिन ने एक ऐसा दांव चला जिसका सीधा असर प्रतिबंध लगाने वाले मुल्कों के नागरिकों पर होगा, क्योंकि उन्हें रूस का वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब तक रूस का यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ वीजा के नियमों पर एक समझौता था। समझौते के तहत यूरोप के देशों के नागरिकों को रूस का वीजा मिलना आसान था। इसे सिंप्लीफाइड वीजा अग्रीमेंट कहा जाता था, लेकिन पुतिन के एक दस्तखत से वो समझौता रद्द हो गया। खास तौर पर ऐसे मुल्कों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए। उन मुल्कों पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसे प्रतिबंधों का समर्थन किया। रूस ने पहले ही ऐसे 31 देशों की लिस्ट बनाई थी जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आर्थिक प्रतिबंध रूस पर या तो लगाए थे या उनका समर्थन किया था। ऐसे देशों को रूस ने अनफ्रेंडली कंट्रीज का नाम दिया था। पहले गैस के बदले रूबल वाला नियम भी ऐसे ही मुल्कों पर लागू किया गया था। दावा है कि अभी केवल आसान वीजा वाला समझौता रद्द हुआ है, लेकिन इसके बाद सख्ती बढ़ाई जाएगी।
माना जा रहा है कि पुतिन इन देशों के बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। उधर अमेरिका ने दावा किया कि उसके साथी देशों की एकता और यूक्रेन से मिल रहे मुंहतोड़ जवाब से बौखलाकर पुतिन ने जंग की अपनी रणनीति ही बदल दी है। अमेरिका के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन ने चेतावनी दी है कि रूस की सेना अपनी पोजीशन बदल रही है और उसका नया फोकस यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण है, जहां वो कई गुना ज्यादा ताकत से हमला करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिका के एनएसए जैक सलिवन ने दावा किया कि रूस की कोई सोची समझी चाल नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया कदम है। उन्होंने कहा कि रूस ने कीव पर कब्जा जमाने, ज़ेलेंस्की सरकार को गिराने और यूक्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उस पर हमला किया था। लेकिन ऐसे बड़े बड़े टारगेट सेट करने से पहले उसने यूक्रेन की सेना की ताकत और उसे अमेरिका और उसके साथी देशों से मिलने वाली मदद का अंदाजा ही नहीं लगाया। रूस ने उन्हें हल्के में लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन को यूक्रेन से जंग छेड़ने के अपने असल मकसद को तिलांजलि देनी पड़ी और अब उनकी नजर यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर है। Russia is repositioning its forces to concentrate its offensive operations in eastern and parts of southern Ukraine. लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने चेताया कि रूस के पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर फोकस करने का मतलब ये कतई नहीं है कि यूक्रेन के बाकी इलाकों में शांति हो जाएगी। अमेरिका ने दावा किया कि इस दौरान रूस कीव, ओदेसा और खार्किव जैसे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें दागता रहेगा ताकि वहां उसका आतंक बना रहे। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच ही यूके में विपक्षी दल लेबर पार्टी के सांसद अपने एक बयान से विवादों में घिर गए। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि वो खुश होंगे अगर रूसी हैकर यूके की परमाणु जानकारी हैक कर लेंगे। और फैबियन हैमिल्टन ने बयान दिया था साल 2019 में, जब वो एक चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे थे। यूक्रेन पर हमले के बाद यूके भी रूस के खिलाफ है। ऐसे में रूस के पक्ष वाला ये बयान अब सुर्खियों में आ गया। बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने हैमिल्टन पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बयान को देशद्रोह बताया, लेकिन हैमिल्टन की लेबर पार्टी ने उनका बचाव किया और उन्हें पद से हटाने से इनकार कर दिया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए जासूसी करने वाले एक ब्रिटिश गार्ड का जर्मनी से प्रत्यर्पण किया जाएगा, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मौजूद ब्रिटेन के दूतावास में तैनात था। बताया गया कि वो पैसों के लिए ब्रिटिश दूतावास में आने और जाने वाले सभी लोगों की जानकारी रूस तक पहुंचाता था, लेकिन पिछले साल अगस्त महीने में उसे जासूसी के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से ही उसे ब्रिटेन लाने की कोशिशें जारी थी और इसी साल मार्च महीने में जर्मनी की एक अदालत ने उसके खिलाफ आरोप साबित होने के बाद उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। खबर है कि ये जासूस पिछले 16 साल से ही जर्मनी के ब्रिटिश दूतावास में काम कर रहा था और उसने नवंबर 2020 तक दूतावास से जुड़ी अहम जानकारियां पुतिन को दी। उधर चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर का पक्ष लेकर डबल गेम खेलना शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को जब जंग की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक चीन ने एक बार भी रूस की आलोचना नहीं की। यही नहीं, खबर आई है कि रूस ने सबसे पहले चीन से ही मदद मांगी थी। लेकिन अब जिनपिंग की चाल पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को अपने पाले में रखने की है। मतलब वो ये चाहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हो। एक और वो रूस से दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन में दवाइयां और दूसरी चीजें भेजकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना की ओर से वहां दवाइयों की खेप भेजने की तस्वीरें भी आईं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को दिखाने के लिए यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। खबर है कि एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी की रूस के विदेश मंत्री से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि चीन उम्मीद करता है कि रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता का नतीजा सीजफायर हो। इतना ही नहीं, डबल गेम खेलने के चक्कर में वांग यी ने यह भी कह दिया था कि चीन यूक्रेन में केवल और केवल शांति चाहता है और एक संतुलित सुरक्षा तंत्र पर जोर देता है। खबर है कि बातचीत के दौरान चीन ने रूस को पंचशील सिद्धांतों पर भी लंबा चौड़ा भाषण दिया था। ये वही पंचशील सिद्धांत है जिन्होंने 1954 में भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। ये समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चो अन लाई के बीच हुआ था, जिसके तहत 5 अहम बातों पर दोनों देशों में सहमति बनी थी, जिनमें पहली थी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। दूसरी बात थी एक दूसरे पर हमला नहीं करना। पंचशील सिद्धांतों में एक और जरूर बात थी जो शामिल थी
कि दोनों देश आपसी फायदे के लिए बराबरी रखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह थी कि दोनों देशों का अस्तित्व शांतिपूर्ण तरीके से बना रहेगा। चीन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन भी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करें। जिनपिंग के प्यादों ने पुतिन के मंत्रियों को इनके बारे में जानकारी भी दी थी। माना जा रहा है कि चीन ऐसा अपने आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि उनका काम ना रूस के बिना चलेगा और ना यूक्रेन के बिना। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जिनपिंग बाइडेन को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चीन की ओर से बयान जारी किया गया था कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता नहीं देखना चाहता। युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जिनपिंग का ये प्लान दुनिया को पता चलने लगा था। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के सामने शांति दूत बनने की कोशिश भी की थी। वहीं रूस के लगातार हमलों से खौफ में जी रहे यूक्रेन के लोगों ने वहां से निकलना तेज कर दिया है और इसके लिए डोनेस्क इलाके के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और क्रामाटोर्स्क के रेलवे स्टेशन के बाहर तक लोगों की कतार लग गई। ट्रेन के आते ही लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। कुछ भागकर उसमें चढ़े तो कुछ वहां पहुंचने के लिए पटरियां लांघते नजर आए। इस बीच वहां के मेयर ने लोगों से बात कर उनकी हिम्मत बढ़ाई। साथ ही देश की रक्षा के लिए दूसरे इलाकों में जा रहे अपने सैनिकों को गले लगाकर उन्हें रवाना किया। अपना शहर छोड़ने पर मजबूर कुछ लोगों की आंखों में तो आंसू तक आ गए। Мне за детей страшно, за внуков. А мне? तो वहीं अपनी कारों से इलाका छोड़ने वालों की तादाद भी अच्छी खासी दिखाई दी। हाईवे पर जितनी दूर तक निगाह गई सिर्फ गाड़ियों की लाइन लगी नजर आई। एक तरफ शहर से लोग निकलते दिखे तो दूसरी तरफ फौज का बड़ा काफिला वहां दाखिल होता नजर आया। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की एक महिला ने अपनी 2 साल की मासूम की पीठ पर अपने घर का पता लिख दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। यही नहीं, उस महिला ने अपने घर के पते के साथ अपनी बेटी का नाम और उसके जन्मदिन की तारीख भी उसकी पीठ पर पेन से लिख दी। बताया गया कि उस महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि रूसी हमले में अगर उसकी मौत हो जाए या इस अफरा तफरी में वो अपनी बेटी से बिछड़ जाए तो कोई उसका नाम और घर के पते से उसकी पहचान कर सके। इसके अलावा उसने एक पेपर पर भी उस बच्ची का नाम और पता लिखकर उसकी जैकेट में रख दिया। इस बीच पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर 42 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इनमें बड़ी संख्या में रूस और बेलारूस के ट्रक ड्राइवर शामिल हैं, जिन्हें यूक्रेन के समर्थन वाले लोगों ने बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। हालांकि इस दौरान छोटी गाड़ियां तो सड़क पर आगे बढ़ती दिखीं, मगर ट्रकों के पहिए थमे नजर आए। अपने इस सफर में ये ड्राइवर खाने पीने की चीजों की किल्लत से भी जूझते दिखे, क्योंकि 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबे जाम में फंसकर उनके खाने पीने की कई चीजें धीरे धीरे खत्म हो गयी। इस दौरान हाईवे पर फंसे इन ड्राइवरों को कड़कड़ाती ठंड ने भी खूब परेशान किया। Вчера я приехал в первой половине дня, стал в Колейку 42 километра. असल में यूक्रेन के समर्थन वाले लोगों ने इन ट्रक ड्राइवरों को बॉर्डर पर रुकने को मजबूर कर दिया। इनका कहना है कि रूस और बेलारूस की वजह से ही यूक्रेन के लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हुए। उधर 1 महीने से जारी जंग के खिलाफ अब रूस में भी पुतिन का विरोध शुरू हो गया है। वहां राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों पर रूस की पुलिस ने सख्ती दिखाई और उसे घसीट कर वहां से अलग करना शुरू कर दिया। एक जगह पर तो 2 पुलिस वाले एक महिला प्रदर्शनकारी की बाह पकड़कर उसे भीड़ से अलग करते दिखे, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया। पुलिस वाले उसे वहां से जबरदस्ती खींचकर अलग करते दिखे। हालांकि इसके बावजूद उसकी नारेबाजी नहीं रुकी। बताया गया कि जंग के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराने वाले इसी तरह के 200 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो कि राजधानी मॉस्को समेत रूस के 17 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से रूस समर्थित विद्रोही सेना का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 19वीं सदी के हथियार से जंग लड़ने की बात सुनी गई। बताया गया कि ये ऑडियो डॉनबास में जंग लड़ रहे वहां के आम लोगों का है, जो यूक्रेनी सेना के खिलाफ हथियार उठाने के बाद आपस में बात कर रहे थे। तभी किसी ने उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और फिर ये तेजी से वायरल हो गया। 20 से 25 साल की उम्र के इन लड़कों ने दावा किया कि रूस ने उन्हें बिना किसी तैयारी के 19वीं सदी के हथियारों के साथ जंग में उतार दिया। ये वो हथियार हैं जिन्हें चलाना जान जोखिम में डालने के बराबर है। दावा तो ये भी किया गया कि बिना हथियार और तैयारी के डॉनबास पर कब्जे की जंग में रूस ने वहाँ के लोगों को जबरन धकेल दिया।
डॉनबास वो इलाका है जिसे रूस ने अलग देश की मान्यता दी है। यही नहीं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में वहाँ के लोगों को रूस मदद कर रहा है। उधर यूक्रेन की जमीन पर दनादन बरसती मिसाइलों से जानवरों की जान बचाने वाले एक हीरो की चर्चा जोरों पर है। यूक्रेन के इर्पिन में एक टीवी शो एक्टर एलेक्सी सुतोस्तेव की जानवरों की जान बचाने की कोशिश की लोग सारी दुनिया में दाद दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना जंग वाले इलाकों में लोगों के पालतू जानवरों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं, जिनके कई वीडियो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर भी किए। इनमें वो इर्पिन की एक बर्बाद हो चुकी इमारत में जाकर एक बिल्ली को बचाते दिखे, जिसे उसका मालिक घर पर ही छोड़ गया था। एलेक्सी ने इसके बाद उसे अपने साथ लिया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाई। ऐसे ही कई बिल्लियों को वो बचाकर अपने घर ले आए। सिर्फ यही नहीं, एक दूसरे वीडियो में तो वो एक धमाके वाली जगह की तरफ जाते दिखे। दावा किया गया कि वहाँ रूस ने इतना जबरदस्त हमला किया कि उस सड़क पर लोगों का नामो निशान नजर नहीं आया, सिर्फ उनकी खाली गाड़ियां दिखाई दी, जिसके बीच अपनी कार दौड़ाते एलेक्सी ने वहां जाकर 2 पालतू कुत्तों को निकाला। इसी तरह इर्पिन के अलग अलग इलाकों में फंसे जानवरों की मदद करने की वजह से वो सोशल मीडिया में जानवरों की जान बचाने वाले हीरो के नाम से फेमस हो गए। इस बीच रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है और भारत की चांदी हो गई है, क्योंकि जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की आपूर्ति कम हुई, जिससे उसकी कीमत तेजी से उछली। जबकि भारत में इस बार गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई है, जिससे दुनिया भर में यहाँ के गेहूं की मांग बढ़ गई है, जिसके बाद भारत के कारोबारियों ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा गेहूं का निर्यात किया। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश के अलावा दक्षिण कोरिया, ओमान और कतर सहित कई देशों में गेहूं सप्लाई की, और वो भी